My presentation is on intelligence. Intelligence is what intelligence test measures. बुद्धि क्या है जो बुद्धि परीक्षण मापे। बोरिंग ने कहा था कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इंटेलिजेंस के बारे में हमें अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, हम पहले ये जान लें। क्योंकि एक शिक्षक के रूप में किसी भी शिक्षक के क्लास में हर प्रकार का बच्चा आता है और टीचर को उसकी उन्हीं क्षमताओं के साथ उसको डील करना होता है। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि बुद्धि क्या है, क्योंकि हमारे क्लास में जो बच्चे आते हैं वो तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि के भी होते हैं। इंटेलिजेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में पाए जाते हैं, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावात्मक रूप से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। शारीरिक रूप से जो गुण होते हैं उनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गुणों को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। उस व्यक्ति के व्यवहार और उसकी एक्टिविटीज के द्वारा हम देखते हैं। बुद्धि एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, इसलिए बुद्धि को भी हम किसी को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है ये हम उसको देख के नहीं बता सकते, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान है या नहीं है। तो बुद्धि चूंकि अमूर्त है, हमें दिखती नहीं है, तो उसको डिफाइन करना भी मुश्किल काम होता है। इंटेलिजेंस इज इंटीग्रल टू ह्यूमन नेचर एज अ होल एंड सो इट इज नॉट इजली डिफाइनेबल, बट वी डू डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स एज मोर और लेस इंटेलिजेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सामान्य जीवन में जो हमारी रोज का जीवन है उसमें हम आपस में ये बातें करते हुए पाए जाते हैं कि ये व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है या ये व्यक्ति कम बुद्धिमान है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो लाइफ की सिचुएशन जो है, जो हमारी एक्चुअल सिचुएशन है लाइफ की, उनके प्रति हम जितने अलर्ट हैं हम उसको बुद्धि परिभाषित कर सकते हैं। सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति अपनी सिचुएशन के हिसाब से कितना अलर्ट है, कितना अवेयर है, हम उसको बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। बुद्धि के अध्ययन के 3 पक्ष हैं जिनके आधार पर हम इंटेलिजेंस की स्टडी करते हैं। फर्स्ट, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है और बुद्धि के कार्य क्या हैं, इनका अध्ययन हम फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस में करते हैं। सेकंड, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का संरचनात्मक पक्ष क्या है, बुद्धि की संरचना क्या है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या है, बुद्धि की संरचना कैसी है, बुद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। थर्ड है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का ऑपरेशनल एस्पेक्ट हमें टेक्निक्स ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट एंड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि मापन की कौन सी तकनीक है जिनके द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है, और टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि परीक्षण क्या है, कैसे बनाए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम व्हाट इज इंटेलिजेंस, फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि के बारे में काफी मनोवैज्ञानिकों के बीच में मतभेद रहा। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है, जैसे बर्ट एंड स्टर्न ने यह माना कि बुद्धि अपने वातावरण से कोई व्यक्ति कितना समायोजन करता है ये उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। जो जितना अधिक बुद्धिमान होगा वो अपने वातावरण से उतना आसानी से और उतना सही तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन की क्षमता है, जैसे टर्मेन एंड बिने का मानना था कि बुद्धि समायोजन की, बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि
टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। डियरबॉर्न एंड बकिंघम का मानना था कि बुद्धि सीखने की क्षमता है, या जो आपके अनुभव हैं उनसे आप कितना प्रॉफिट लेते हैं, ये जो क्षमता मानी ये डियरबॉर्न एंड बकिंघम ने मानी। बेसिकली 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में 14 आर्टिकल्स पब्लिश हुए और इनमें भिन्न मत थे, और फ्रीमैन ने इनको एनालाइज किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि इन सारे मनोवैज्ञानिकों को हम 3 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। पहला, जो कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिनका ये मानना था कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है, वातावरण से समायोजन, जिसमें बर्ट एंड स्टर्न आते हैं। बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता है, जिसमें टर्मेन एंड बिने आते हैं। एंड कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, डियरबॉर्न एंड बकिंघम। लेकिन इन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करने के बाद भी हमारी समस्या लगभग वैसी ही रही, क्योंकि हम क्या माने, बुद्धि क्या है। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल और सिंपल फैकल्टी बट अ कंपाउंड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। As has been said earlier, psychologists differ among themselves in defining intelligence, but they agree in reading it as the ability to carry on the higher process of thinking, to learn, to adapt oneself to a novel situation. ऐसा कंफ्यूजन अभी भी था। फिर ऐसा देखा गया कि जिन व्यक्तियों के पास सीखने की क्षमता है वो अपने जीवन में समायोजन भी कर लेते हैं, और जो समायोजन करता है अपने जीवन में जितने अच्छे तरीके से, उस समायोजन के दौरान वो बहुत कुछ सीखता भी है। और जब कोई व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं तो उस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में वो बहुत कुछ सीखते भी हैं और समायोजन भी करते हैं। और जब कोई व्यक्ति समायोजन करता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने में कैपेबल होता है और सीखने में भी कैपेबल होता है। तो ये देखा गया कि जिस व्यक्ति में कोई एक प्रकार की क्षमता है वो व्यक्ति दूसरे प्रकार के कार्य को भी उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फिर ये माना गया, तब बुद्धि की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी गई जो डी वेशलर, स्टोडार्ड ने, रॉबिन्सन ने दी, जिनमें से हम एक के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी वेशलर, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी of an individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. उन डी वेशलर ने कहा कि जो बुद्धि है वो ग्लोबल कैपेसिटी है। कोई भी व्यक्ति जो कार्य पर्पसफुली यानी उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करे, टू थिंक रैशनली, तार्किक तरीके से सोचे, और अपने वातावरण के प्रति उसकी डीलिंग प्रभावपूर्ण हो, वो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा, ऐसा डी वेशलर ने कहा। और कंक्लूजन यही निकला कि किसी भी व्यक्ति में यदि एक प्रकार की क्षमता होती है तो वो दूसरे प्रकार के कार्य को भी प्रभावपूर्ण तरीके से कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to judge well, to understand properly, to reason well. These are the essential springs of intelligence. तो बुद्धि क्या है इसके बारे में हमने समझा। बुद्धि की प्रकृति क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का वितरण कैसा होता है? बुद्धि का वितरण एनपीसी को फॉलो करता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को अगर देखा जाए, यदि हम एक बड़े सैंपल को लें और उसमें बुद्धि के वितरण के बारे में देखें तो हम ऐसा पाएंगे कि 68% लोग एवरेज बुद्धि के होते हैं और 14% जो हैं वो एवरेज से थोड़ा ज्यादा और 14% एवरेज से थोड़े कम बुद्धिमान होते हैं। 2% एवरेज से थोड़े और ज्यादा, एवरेज से थोड़े और कम बुद्धिमान होते हैं, और 0.1% टैलेंटेड एंड 0.1
बहुत कम बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करता है। सेकंड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये बात सही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी दो व्यक्ति, इवन आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस भी पूरी तरीके से सेम नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। थर्ड, इंटेलिजेंस एंड चेंजेस इन एज। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बुद्धि को हेरिडिटी प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी एक एज के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं बुद्धि जो विकसित होती है वो एज के अकॉर्डिंग 16 साल तक बुद्धि का विकास होता है। और इसमें जो चेंज होता है दो तरीके का है, एक वर्टिकल इंक्रीज एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम अचीवमेंट के रूप में देखते हैं, एंड वर्टिकल में बुद्धि को तो एक निश्चित समय के बाद बुद्धि का बढ़ना बंद हो जाता है या डेवलप होना बंद हो जाता है, और बुद्धि में जो हमने सीखा होता है उस में जो बुद्धि हमारे पास होती है हम उस बुद्धि के प्रयोग से अधिक सीखते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हमारा होता रहता है। अगला है इंटेलिजेंस एंड द सेक्स। जेंडर का बुद्धि पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत से अध्ययन ऐसे हुए हैं कि जिसमें मेल ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और बहुत से ऐसे अध्ययन हुए जिनमें फीमेल ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन बेसिकली एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि जेंडर का इंटेलिजेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंटेलिजेंस एंड रेशियल आर कल्चरल डिफरेंसेस। रेशियल और कल्चरल डिफरेंसेस का भी कोई सार्थक प्रभाव बुद्धि पर नहीं पाया जाता है। इसलिए कोई किस कल्चर का है, किस रेस का है, किस जाति प्रजाति, किस संस्कृति को फॉलो करता है, इसका बुद्धि में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सोशल इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, जो व्यक्ति लोगों से बहुत आसानी से संबंध बना सके, व्यवहार कुशलता हो, तो वो व्यक्ति जो है उनके पास सामाजिक बुद्धि होती है और ऐसे लोग कुशल नेता बनते हैं। और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वो है जो लोग कॉन्क्रीट चीजों को देखकर उनके साथ काम करते हैं, उनके पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता है। इसमें बेसिकली व्यवसायी वर्ग आता है, और हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जो लोग जाते हैं उनके पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता है। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ये है जो कल्पना जगत में रहते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सोचते हैं, संकेतों पे, सिंबल्स पे, शब्दों पे कार्य करते हैं, जैसे दार्शनिक हैं, गणितज्ञ हैं, पेंटर वगैरह हैं। इनके पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास ये इंटेलिजेंस होता है वो सफल पेंटर, फिलोसोफर, पोएट बनते हैं। अब अगली बात है कि बुद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी है कि बुद्धि को हेरिडिटी प्रभावित करती है या बुद्धि को वातावरण प्रभावित करता है, और इस विवाद को भी हमने एक नाम दिया गया है मनोवैज्ञानिकों ने, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी या प्रकृति पोषण विवाद। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि को हेरिडिटी प्रभावित करती है, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि को वातावरण प्रभावित करता है। हेरिडिटी प्रभावित करती है, इसके सपोर्ट में भी बहुत से एविडेंसेस दिए गए हैं, और एनवायरनमेंट प्रभावित करता है, इसके सपोर्ट में भी बहुत से प्रमाण दिए गए हैं। तो ये देखते हैं कि बुद्धि को आखिर क्या प्रभावित करता है। एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द रोल ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के सपोर्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि जो सेम फैमिली के बच्चे थे उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट फैमिली के जो बच्चे थे उनको सेम एनवायरनमेंट में रखा गया, और थोड़े दिन बाद उनका आईक्यू लिया गया,
और ऐसा पाया गया कि उनकी बुद्धि में अंतर था। सेम फैमिली के बच्चे, डिफरेंट फैमिली के बच्चे थे और उनको सेम एनवायरनमेंट दिया गया। यदि एनवायरनमेंट प्रभावी होता तो उनकी बुद्धि सेम होती, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्चे डिफरेंट फैमिली के थे, उनकी हेरिडिटी डिफरेंट थी, इसलिए ऐसा पाया गया कि उनके आईक्यू में डिफरेंस था। एक एविडेंस तो ये था, ये बर्ट एंड शिडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि यदि हम डिफरेंट फैमिली के बच्चों को सेम एनवायरनमेंट में रखें तो उनकी बुद्धि पे क्या अध्ययन करके क्या निष्कर्ष निकला, तो ये पाया गया कि उन बच्चों की बुद्धि में अंतर था। दूसरा, रियल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड फॉस्टर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो रियल पेरेंट्स थे उनके और उनके बच्चों के बीच में जो कोरिलेशन निकाला गया वो 0.50 था। और फास्टर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पोष्य माता पिता और उनके बच्चों के बीच में जो आईक्यू जो कोरिलेशन आया वो 0.25 आया। ये प्रमाणित करता है कि बुद्धि को हेरिडिटी प्रभावित करती है, ना कि वातावरण प्रभावित करता है। तीसरा, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी 100% हेरिडिटी सेम होती है, और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनकी 50% हेरिडिटी सेम होती है। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस थे उनका आईक्यू का जो लेवल था वो 0.90 एंड फ्रेटर्नल ट्विंस के बीच में 0.55 था। ये भी प्रमाणित करता है कि बुद्धि को हेरिडिटी प्रभावित करती है, ना कि वातावरण प्रभावित करता है। अगला जो स्टडी हुई कि identical twins are in different environment and fraternal twins in same environment। जो identical twins थे उनको different environment में रखा गया, और जो fraternal twins थे उनको same environment में रखा गया। और ये पाया गया कि identical twins के बीच में जो था वो high correlation था than fraternal twins। 0.96, 0.67, 0.77, 0.87, यानी आइडेंटिकल ट्विंस की हेरिडिटी सेम थी, उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा गया, और फ्रेटर्नल ट्विंस को सेम एनवायरनमेंट में रखा गया। तो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में जो कोरिलेशन आया वो फ्रेटर्नल ट्विंस के कंपैरिजन में अधिक पाया गया, जो सीधे सीधे ये प्रमाणित करता है कि बुद्धि को हेरिडिटी प्रभावित करती है। कोरिलेशन इन आईक्यू आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में कोरिलेशन निकाला गया, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स मतलब सिबलिंग्स के बीच में एंड कजिन के बीच में। और ये पाया गया कि आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में 0.90, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स के बीच में 0.50 एंड कजिन के बीच में 0.15 था, जो ये शो करता है कि हेरिडिटी प्रभावित करती है। Hence, we can say that heredity plays significant role in intelligence। तो हेरिडिटी प्रभावित करती है, इसके सपोर्ट में इस प्रकार के अध्ययन हुए और ये एविडेंसेस हमको मिले। अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट भी प्रभावित करता है, इसमें भी अध्ययन हुए। और पहला अध्ययन, स्टडीज ऑन एनवायरमेंटल डेप्राइवेशन और एनरिचमेंट। When the children were provided with favorable environmental situation, home, better schooling and learning facilities, the result were quite encouraging in terms of intellectual development। बौद्धिक विकास में ये देखा गया कि ऐसे बच्चे जिनके घर का जो वातावरण है वो बेटर स्कूलिंग उनको मिल रही है, लर्निंग की फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो ऐसा पाया गया कि ऐसे बच्चे अधिक बुद्धिमान थे, उनका बौद्धिक विकास ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ। यानी जिनको स्टिमुलेटिंग एंड रिच एनवायरनमेंट मिला, कंपैरेटिवली वो बच्चे पुअर एनवायरनमेंट एंड अनस्टिमुलेटिंग जो एनवायरनमेंट था उसके कंपैरिजन में अधिक बुद्धिमान पाए गए, जो ये बताता है कि बुद्धि को कहीं ना कहीं वातावरण भी प्रभावित करता है। फैमिली स्ट्रक्चर, चिल्ड्रन फ्रॉम लार्ज फैमिलीज tend to have lower IQ scores than children from small families। जो छोटे परिवार होते हैं वहां पे बच्चों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए उन बच्चों का IQ ज्यादा पाया गया।
Later born children usually score lower than early born children. बाद में जो बच्चे पैदा हुए, जो छोटे होते हैं, वो पहले जो बच्चे हुए उनके कंपैरिजन में उनका आईक्यू लेवल कम पाया गया। ऐसे अध्ययन हुए जो इस बात को भी सपोर्ट करते हैं कि बुद्धि को वातावरण प्रभावित करता है। यूएसए में एक प्रोग्राम चलाया गया, वहां पे वहां के प्रेसिडेंट जॉनसन ने बोला कि कुछ बच्चों के बुद्धि पे, तो जब वो प्रोग्राम चलाया गया तो उस प्रोग्राम में ये देखा गया कि बच्चों को स्पेशली कुछ ट्रेंड किया गया, तो उन बच्चों की बुद्धि में कुछ परिवर्तन हुआ, ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ा। तो इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि को वातावरण प्रभावित करता है। और कुछ ऐसे भी अध्ययन हुए कि यदि जन्म से 4 वर्ष की अवधि तक बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो बुद्धि का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। और एक और भी बात है कि एक कुछ डिकेड से हम ये देख रहे हैं कि लोगों के आईक्यू बढ़ी है, तो ये भी वातावरण का ही हम प्रभाव मान सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो वातावरण के सपोर्ट में भी काफी अध्ययन हुए, जैसे स्टडीज ऑन एनवायरमेंटल डेप्राइवेशन और एनरिचमेंट, फैमिली स्ट्रक्चर, एंड देखा गया कि जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को प्रोवाइड किया गया तो उससे उनकी बुद्धि बढ़ी या विकसित हुई। तो ये भी कहते हैं कि एनवायरनमेंट का प्रभाव है। तो इन सारी बातों से बात फिर उसी विवाद में आती है कि बुद्धि को कौन प्रभावित करता है, वातावरण या हेरिडिटी, और इसी को नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के नाम से हम जानते हैं। लेकिन एज अ रिजल्ट ऐसा पाया गया कि जो मनोवैज्ञानिक इंटेलिजेंस टेस्ट से जुड़े हुए थे उनका मानना था कि बुद्धि को हेरिडिटी प्रभावित करती है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक लर्निंग थ्योरीज से जुड़े हुए थे वो मानते थे कि एनवायरनमेंट प्रभावित करता है। लेकिन रिजल्ट यही आया बाद में, intelligence result from interaction between heredity and environment. Intellectual differences 80% depend on heredity and only 20% depend on environment. जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण के इंटरेक्शन से बुद्धि का जो बुद्धि जो होती है किसी की भी, वो इन दोनों के इंटरेक्शन से बनती है। 80% हेरिडिटी पे डिपेंड करता है एंड 20% वातावरण पे डिपेंड करता है। और इसको हम कहते हैं जेनसन हाइपोथेसिस, यानी किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो बुद्धि उसके वातावरण और हेरिडिटी के इंटरेक्शन से डिसाइड होती है। तो 80% हेरिडिटी का रोल होता है एंड 20% एनवायरनमेंट का रोल होता है, और इसे हम जेनसन हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। थैंक यू।